All and welcome to the Shaurya Bharat Defense Yoddha YouTube channel as well as Shaurya Bharat Defense Exam Learning app. So let's see important information in books which are very important for your defense exam entrance examination preparation, available on Shaurya Bharat Defense Exam Learning app, that is Shaurya Bharat app, and also a big online hub, that is Amazon. Complete theory, then more than 2000 MCQs question and pattern based model test paper. And this is the app known as Shaurya Bharat Defense Exam Learning app, Shaurya Bharat app, which have features like ebooks and then of course video lectures to understand those chapters which are prescribed in these ebooks, and live classes through this app. Further practice test, so many questions, MCQ, and two important features, that is live exam and All India Super Test series. If you have any doubt in these practice test questions, put that question in doubt box and you will get quicker solution from expert teacher. So that is all about from this Shaurya Bharat Defense Exam Learning app with its two important feature, that is live examination and All India Super Test series. These are based on time limit and your exact exam pattern. So please download this app and buy also. हमने डिस्कस किया था, डेप्यूटी स्पीकर की बात चल रही थी, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर रहे थे हम, गवर्नर हमने कंप्लीट किया था, गवर्नर के कुछ राइट्स भी हमने देखे थे। गवर्नर में एक क्वेश्चन आता है, जैसे गवर्नर जो ओथ लेता है, शपथ, तो वो एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए लेता है। जैसे कोई एक्स गवर्नर है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, या नाम ले लें, कोई दिक्कत नहीं उसमें, वैसे नो प्रॉब्लम एट ऑल। जैसे राजस्थान के ऑनरेबल गवर्नर है कलराज मिश्र। कौन हो गए? कलराज मिश्र। कलराज मिश्र साहब, कलराज मिश्र जी को पहले राजस्थान का मान लो जैसे गवर्नर लगाया, तो जब उनकी ओथ होगी, अफर्मेशन ओथ होगा, शपथ लेंगे, तो वो ऐसा एक ड्राफ्ट बनाया हुआ है, ओथ का प्रारूप बना हुआ है, जिसमें लिखा जाता है मैं नेम, वो इस तरह से शपथ लेता हूं कि मैं राज्य और राज्य के लोगों के कल्याण के लिए कार्य करूंगा, राइट। तो राज्य कौन सा, उसमें लिखना होता है राजस्थान। अब मान लो इनको बाद में एक्स्ट्रा चार्ज दे दिया पंजाब का, एक इमेजिनेशन कर रहे हैं, तो क्या वह शपथ दोबारा लेंगे या उनको नीड नहीं है लेने की? ओथ अगेन ली जाएगी उनके द्वारा। यस, ये क्वेश्चन पूछा हुआ आईएएस में, क्योंकि अभी हमने बात की थी, वो नेम लिख रहे हैं कि मैं इस राज्य यानी जो कि राजस्थान है उसके लोगों के कल्याण के लिए, उसके वेलफेयर के लिए काम करूंगा। तो वो वहां पर जाकर फिर ये तो नहीं कर सकते क्या, मैंने तो भाई पंजाब के बोला नहीं था इसलिए मैं नहीं करूंगा, तो उनको वहां जाकर वापस क्या लेनी होगी? ओथ। तो ये ध्यान रखना, एक क्वेश्चन बनता है इस पर। एक और क्वेश्चन आया हुआ है ये स्पीकर के कंसर्न में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्पीकर के कंसर्न में। आईएएस 2004 देन यूपीएससी 2009-12 में आया हुआ है। ये क्या कह रहा है स्पीकर के कंसर्न में, लेजिस्लेटिव के स्पीकर के कंसर्न में कह रहा है, क्या कह रहा है कि जो स्पीकर के आर्टिकल 179 कह रहा है, आर्टिकल नंबर 179, वैकेशन एंड रेजिग्नेशन ऑफ एंड रिमूवल फ्रॉम द ऑफिसेज ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। इसमें ये कह रहे हैं व्हेनेवर द असेंबली इज डिसॉल्व्ड, विधानसभा क्या हो गई? भंग हो गई। द स्पीकर शैल नॉट वेकेट हिज ऑफिस, अध्यक्ष अपना ऑफिस खाली रिक्त नहीं करेगा अंटिल इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द असेंबली आफ्टर द डिसोल्यूशन, जब तक वापस उसकी फर्स्ट मीटिंग नहीं हो जाए असेंबली की, क्योंकि उसकी प्रोसीडिंग कौन करेगा फिर, नहीं तो तब तक स्पीकर है अपना पोस्ट वेकेट नहीं करेगा, रिक्त नहीं करेगा। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो ये आर्टिकल नंबर 179 में आता है। तो आर्टिकल नंबर 179 कहता है यही बात
कि जो वेकेशन एंड रेजिग्नेशन है और रिमूवल फ्रॉम द ऑफिसेज ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। मैंने पुराने पेपर भी देखे सर, अभी 5 साल के। उसमें सर सबसे ज्यादा प्रेसिडेंट, यही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज्यादा प्रेसिडेंट, फिर पंचायत राज और फिर एजुकेशन। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट, या अब क्वेश्चन उसमें से भी आने लग गए हैं। ये जो आपके इलेक्शन कमीशन है या ट्रिब्यूनल है, उनमें से भी आने लग गए हैं। एजुकेशन पे सबसे ज्यादा प्रेसिडेंट है सर। हाँ। सालों में प्रेसिडेंट पर बार बार लगातार 3 से 4 क्वेश्चन प्रेसिडेंट उस पर आते ही हैं, बिल्कुल। फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ चीफ मिनिस्टर हमने कर लिए थे, हो गए थे। स्पीकर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया था। डेप्यूटी स्पीकर भी, अच्छा स्टार्ट करना था, ठीक है। द डेप्यूटी स्पीकर इज ऑल्सो इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द असेंबली फ्रॉम द अमंगस्ट देमसेल्व्स। नेचुरल है, जो बैठेंगे उन्हीं में से चुना जाएगा। तो जैसे स्पीकर चुना जाता है वैसे वैसे कौन चुने जाएंगे? डेप्यूटी स्पीकर, ठीक है। और यह आता है आर्टिकल 178 में। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों का जो सिलेक्शन है वह आर्टिकल नंबर 178 में आता है। क्या कहता है 178? Every legislative assembly of a state shall, as soon as may be, choose 2 members of the assembly to be respectively speaker and deputy speaker. तो ये तो हो गया इनका selection. Elected, the speaker is also elected by the members of the assembly. Then he performs the duties and responsibilities of the speaker as his absence. जब स्पीकर नहीं होंगे तो उसकी जो ड्यूटीज है कौन करेगा? डेप्यूटी स्पीकर करेगा। Absence presides over the assembly in the absence of the speaker. असेंबली को प्रिसाइड करेगा, असेंबली की प्रोसीडिंग्स को करेगा। The deputy speaker has also powers on par with the speaker within the house. यानी वही पावर्स होंगे। तो जो पावर्स हैं उसको एक बार लिख लीजिए। पावर्स तो यही हैं, मेरे ख्याल से वही हैं जो स्पीकर के ही थे, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, तो वो तो लिखने की जरूरत नहीं है। Okay, so let's see. So that is all about the speaker and deputy speaker of the legislative assembly. So आर्टिकल नंबर मैं वापस बोल रहा हूँ 178। एक बार आर्टिकल नंबर सारे लिख दीजिए जो स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर से रिलेटेड है। 178, 179, 179 में क्या आ रहा है? वेकेशन एंड रेजिग्नेशन और रिमूवल फ्रॉम, ठीक है। 180 पावर ऑफ डेप्यूटी स्पीकर और अदर पर्सन। 180 क्या कह रहा है? पावर ऑफ डेप्यूटी स्पीकर एंड अदर पर्सन टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस। पावर ऑफ द डेप्यूटी स्पीकर और अदर पर्सन टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस और टू एक्ट एज स्पीकर। ये 180 में आता है, ये 180 में आता है। नेक्स्ट 181 क्या आता है? 181 में द स्पीकर और द डेप्यूटी स्पीकर, द स्पीकर और द डेप्यूटी स्पीकर not to preside
नॉट टू प्रिसाइड कब? जब उनके रिमूवल का वो चल रहा हो, नॉट टू प्रिसाइड वाइल ए रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल, नॉट टू प्रिसाइड वाइल रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल फ्रॉम ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन, फ्रॉम ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन। राइट? इसी तरह से अब ये तो हुई लेजिस्लेटिव असेंबली की बात। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है, विधान परिषद, उसके लिए आर्टिकल आ रहा 182। द चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, आर्टिकल नंबर 182, द चेयरमैन and deputy chairman, chairman and deputy chairman, ये दोनों आते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए आर्टिकल 182। फिर 183 वही आएगा, वेकेशन एंड रेजिग्नेशन एंड रिमूवल, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन, जैसे स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर के लिए आया था वैसे के वैसे। 183 आर्टिकल नंबर 183 सेम ऑन द पैटर्न ऑफ दैट ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, दैट इज 179। देन 184 पावर ऑफ द डेप्यूटी चेयरमैन और अदर पर्सन, 184 पावर ऑफ द deputy chairman and other person or other person to perform the duties of the office, the duties of the office of the duties of the office of, or to act as chairman, or to act as chairman, or to act as chairman। सेम आर्टिकल नंबर 185, जो 181 लिखा था हमने स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर में, कि जब उनके रिमूवल का प्रोसेस चल रहा तो वो प्रिसाइड नहीं करेंगे। सेम द चेयरमैन और द डेप्यूटी चेयरमैन नॉट टू प्रिसाइड, the chairman or the deputy chairman not to preside while a resolution for his removal, while a resolution for his removal from office is under consideration, is under consideration। तो ये कुछ आर्टिकल नंबर्स हैं। अब मान लो क्वेश्चन आ जाता है, तो सैलरीज ऑन अलाउंसेज स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर और चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन के किस आर्टिकल में है? तो 186 हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 186 इन सभी के सैलरीज और अलाउंसेज की बात करता है। सैलरीज एंड अलाउंसेज, वेतन और भत्ते की बात करता है। दोनों की। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली है, स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन डेप्यूटी चेयरमैन, इन दोनों की। ऐसे कैसे गवर्नर में एक और चीज मुझे याद आई थी, गवर्नर का जो सैलरीज होगा वो तो मिलेगा ही, साथ में उसमें आप ये भी एक क्वेश्चन पूछा था, जो गवर्नमेंट जो भी बजट देगी तो जो उसको जो सुविधाएं मिल रही है वो कभी नकारात्मक साइड में नहीं जाएगी, नेगेटिव नहीं जाएगी, बढ़ेगी हमेशा गवर्नर को। एक तो सैलरीज तो मिल ही रही है, वेतन भत्ते मिल रहे हैं, अब उनको जो सुविधा दी जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, जितना भी सुविधा दी जा रही है
वो हमेशा बढ़ने के क्रम में होगी, ना कि कभी खत्म होने के क्रम में या घटने के क्रम में। डिपेंड करेगा गवर्नमेंट के बजट पर, गवर्नमेंट के यानी प्रेसिडेंट के इंस्ट्रक्शंस पर। तो गवर्नर में ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो वो लिख लेते हैं कई बार, ऐसा स्टेटमेंट दे देते हैं कि क्या गवर्नर को जितनी भी फैसिलिटीज गवर्नमेंट देती है क्या उसमें कटौती की जा सकती है? नेवर, वो हमेशा बढ़ेंगी, कम नहीं होगी, नेगेटिव नहीं जाएगी वो। Okay, now move towards the committees of the parliament. अब देखिए पार्लियामेंट्री कमिटीज जो होती है वह डिफरेंट कमिटीज बनती है, उनका क्या रोल होता है उसको देख लेते हैं। डिफरेंट पार्लियामेंट्री कमिटीज, आर्टिकल बाद में बात करेंगे। कमिटीज ऑफ द पार्लियामेंट, broadly speaking, parliamentary committee are of two kinds. यदि हम इसको broadly speaking कंसर्न में देखते हैं कि parliamentary committees है वह टू टाइप्स की है। फर्स्ट स्टैंडिंग कमिटी एंड सेकंड ad hoc committee. Standing committees and ad hoc committees. There are टू टाइप्स ऑफ कमिटीज। एड हॉक को हिंदी में तदर्थ कहते हैं, यानी ये परमानेंट नहीं होती है, तदर्थ। और स्टैंडिंग कमिटी यहां पर इसको देख लेते हैं। द फॉर्मर आर परमानेंट, स्टैंडिंग परमानेंट होती है, ये पहला ही डिफरेंस इन दोनों में। स्टैंडिंग कमिटीज आर ऑलवेज परमानेंट कमिटीज, while ad hocs are not permanent, they are temporary. So the former are a permanent, constituted every year or periodically. कौन सी? Standing. Constituted every year or periodically. And work on a continuous basis. इनका काम निरंतर चलता ही रहता है। And work on a continuous basis. अब इस पे बहुत सारे क्वेश्चन घुमा के पूछ लेते हैं। While ad hoc committee are temporary, ad hoc committee are temporary and cease to exist on completion of task assigned to them. जो टास्क कंप्लीट हो जाएगी तो ये भी सीज हो जाती हैं। सीज टू एग्जिस्ट ऑन कंप्लीशन ऑफ द टास्क असाइंड टू देम। जो टास्क इनको दे रखा होता है वो काम अगर खत्म हो गया तो एड हॉक कमिटी भी बंद हो जाती है। और देख लेते हैं इनके बारे में। सेम स्लाइड आ गई। ओके। On the basis of the nature of functions performed by them, standing committees can be classified. अब standing को classify कर रहे हैं further. Important one. Can be classified into the following 6 categories. कितनी categories में divide किया हमने? 6. पार्लियामेंट के डे टू डे बेसिस पर डिफरेंट सेक्शंस के कार्यों को कंप्लीट करने के लिए विभिन्न समितियां बनाई जाती है। उन्हीं में से 2 समितियां होती है। अगर हम पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के और डे टू डे वर्क को अगर बांटें तो एक हो गई स्टैंडिंग कमिटी और दूसरी हो गई, तो स्टैंडिंग को हम स्थायी समिति कहते हैं और दूसरी ad hoc को तदर्थ कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ फंक्शंस, किस पर भी यहाँ डिवाइड किया है? नेचर ऑफ फंक्शंस परफॉर्म्ड by them, the standing committees can be classified into following 6 types. First, financial committee, वित्त समिति। फाइनेंशियल कमिटीज जिसमें क्या आता है? फर्स्ट, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, लोक लेखा कहते हैं इसको, लोक लेखा समिति, पब्लिक PACs कहते हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमिटीज।
सेकंड और बी एस्टिमेट्स कमिटी, जो बजट के एस्टिमेट्स लगाती हैं, एस्टिमेट कमिटी। थर्ड कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, सार्वजनिक समितियां। कमिटी ऑन, सी है इसका पार्ट, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। एंड देन डी देन डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज, ये 24 होती है, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज 24 करीब अलग अलग डिपार्टमेंट हैं जिस पर यह बनती है। तो हमने फाइनेंशियल के बारे में पढ़ा, उसकी पीएससीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इनकी बात करेंगे। इसमें जो हेड होता है वो ऑपोजिशन लीडर होता है और साथ में मेंबर्स तो बैठते ही हैं जो रूलिंग पार्टी होती है, लेकिन फिर भी PSCs, पब्लिक अकाउंट कमिटीज। देन एस्टिमेट्स कमिटीज, जो पूर्वानुमान लगाए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज। सेकंड कमिटीज टू इंक्वायर, थर्ड हो जाएगा कमिटीज टू स्क्रूटिनाइज एंड कंट्रोल। सेकंड है कमिटीज टू इंक्वायर, क्या क्या है इंक्वायर में? कमिटी ऑन पेटिशंस, जितनी भी रिट पेटिशंस लगती है, याचिकाएं, कमिटी ऑन पेटिशंस। फिर बी आएगा कमिटी ऑन प्रिविलेजेस एंड सी आ जाता है इथिक्स कमिटी। इथिकली कोई प्रोसीडिंग्स है उसको इथिकली नोटेड किया हुआ है या नहीं, इथिक्स कमिटी, ये कमिटी अपना ये काम देखती है। देन नंबर थर्ड कमिटीज टू स्क्रूटिनाइज एंड कंट्रोल। कमिटीज टू स्क्रूटिनाइज एंड कंट्रोल, स्क्रूटिनी करना, चेक करना, एंड कंट्रोल, नियंत्रक। इसमें आती है कमिटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस, कमिटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंसेस, गवर्नमेंट एश्योरेंसेस। फिर आती है कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, बी, कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। फिर आती है कमिटी ऑन पेपर्स लेड ऑन द टेबल, कौन रखेगा ये प्रस्ताव, उस पर एक समिति होती है पूरी, कमिटी ऑन पेपर्स लेड ऑन द टेबल। एंड लास्टली कमिटीज ऑन, सी पार्ट इसका, डी पार्ट, कमिटीज ऑन वेलफेयर ऑफ एससीज एंड एसटीज, on welfare of SCs and STs, scheduled caste and scheduled tribe, ठीक है, scheduled tribes। नेक्स्ट आती है कमिटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ विमेन, कमिटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ विमेन। लास्ट वन जॉइंट कमिटी ऑन ऑफिसेज ऑफ प्रॉफिट, लास्टली जॉइंट कमिटी ऑन ऑफिसेज ऑफ प्रॉफिट, लाभांश के हिस्से पर जो संयुक्त समिति बनाई रहती है। तो ये कुछ कैटेगराइजेशन। इसके बाद आता है कमिटीज रिलेटिंग टू द डे टू डे बिजनेस ऑफ द हाउस, नंबर 4 आ रहा है ये, कमिटीज रिलेटिंग टू द डे टू डे बिजनेस ऑफ द हाउस, सदन के नित्य कार्रवाई पर बनी हुई जो समितियां हैं।
इसमें आता है फर्स्ट बिजनेस एडवाइजरी कमिटी, बिजनेस एडवाइजरी कमिटी। सेकंड आ जाएगा कमिटी ऑन प्राइवेट मेंबर्स बिल्स एंड रेजोल्यूशंस, कमिटी ऑन प्राइवेट मेंबर्स बिल्स एंड रेजोल्यूशंस। फिर आती है रूल्स कमिटी, नियमावली, जो नियम बनाने का काम करते हैं। So these are very important committee relating to the day-to-day proceedings of the house. Then ad hoc committee, second. Ad hoc committees can be divided into two categories. Ad hoc committees can be divided into two categories. First, that is inquiry committees, number one, and second, advisory committees. Inquiry committees and advisory committees. Committees on estimates, public accounts and public undertakings. अच्छा, फिर एक एक लिए है ना, just a minute. First, now in a elaborative way, committees on estimates. The major responsibility of the committee is to suggest the examiner, first, estimator, and recommendation on matters related to economic related policy issues. नाम से पता चल रहा है estimates यानी budgetary estimates है, and alternative policies, administrative reform, undertaking the tours and travels and visits within and outside the states to study various schemes under execution in regard to the estimates under examination. Under examinations, ये word रह गया था इसमें से। So that means major responsibility of the committee, of this estimate committee, is to suggest the examiner, estimator, and recommendation on matters related to economic related policy issues and alternative policies, administrative reform, especially administrative reforms is important. Undertaking the tours and visits within and outside the states to study various schemes under execution in regard to the estimates under examinations. कितना एस्टिमेट बन रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म का, करना क्यों जरूरी है, क्या बजट बहुत ज़्यादा जा रहा है, इन सभी का जो एस्टिमेट लगाया जाता है वो किसके द्वारा, इस कमिटी के द्वारा। नाम से ही पता चल रहा है कमिटी ऑन एस्टिमेट्स। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स। लोक वित्त क्या बोलेंगे, पब्लिक अकाउंट्स, लोक लेखा समिति, लोक लेखा। द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द कमिटी आर टू स्क्रूटिनाइज द अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स ऑफ द स्टेट एंड द रिपोर्ट ऑफ द CAG
कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सिविल। हम कहते हैं ऑडिट करवा लीजिए, वर्ड आता है ऑडिट, ये वही ऑडिट वाला वर्ड है। हिंदी में कहते हैं इसको ऑडिट को अंकेक्षण, बड़ा अजीब बड़ा शानदार शब्द है अंकेक्षण। सोशल ऑडिट तो हम कहते हैं सामाजिक अंकेक्षण करवा दीजिए। अंक कितने थे, उसमें से कितने गए, सीधी बात यह है। सो दिस कमिटी ऑल्सो लुक्स इनटू द रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कितनी राजस्व प्राप्तियां आई है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, एंड द डिसबर्समेंट ऑफ मनी shown in the accounts applicable to the services or purposes to which they had been applied and charged। किस पर्पज से गए थे, कहां से गए थे, वो सब कुछ ऑडिट में लाता है। सो ऑल्सो लुक्स इनटू द रेवेन्यू रिसिप्ट फर्स्ट एंड द डिसबर्समेंट ऑफ मनी, मनी का जो वितरण किया गया, दिया गया है, शोन इन द अकाउंट्स, जो अकाउंट्स बनते हैं, लेजर बनते हैं बड़े बड़े, उनको चेक करते हैं ये। एप्लीकेबल टू द सर्विसेज और पर्पसेस टू विच दे हैड बीन अप्लाइड एंड चार्ज्ड, टू विच दे हैड बीन अप्लाइड एंड चार्ज्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कमिटी होती है, पब्लिक अकाउंट कमिटी, PSCs, ठीक है। Committee on Public Undertakings. This committee is to examine the audit reports and accounts of public undertaking from time to time. The committee also examines the autonomy and efficiency of the public undertakings. That means जितने भी PSUs यूनिट होती है, पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग्स, PSUs कहा जाता है जिनको, जैसे जहां गवर्नमेंट का और प्राइवेट कंपनी का शेयर होता है, उनको PSUs कहते हैं। तो ये कमिटी स्पेशली उन अंडरटेकिंग्स को देखती है, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। So I think that is all for today's class. We will discuss more specific points on these committees and some questions definitely we'll do on these various committees. So thank you so much for today's class. Jai Hind.